मोदी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। मूल जनगणना में ही जाति जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे कराया। कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया। कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, जिससे भ्रांति फैली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर फैसला लिया गया है। साल 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाना चाहिए। इस अहम मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों को एक समूह भी बनाया गया। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश भी की। उसके बाद से हम जानते हैं कि इसमें किस तरह से मामले आगे बढ़े हैं। एक बड़ी राजनीति हुई है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन इसके मायने क्या हैं दरअसल, इसको समझने से पहले ज़रा इस पूरे मसले पर अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर देवी दयाल गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देवी दयाल सर आपका हमारे शो पे। ये कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन अपकमिंग नेशनल सेंसस में, क्या आपको लग रहा है ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है? नमस्कार सभी को, धन्यवाद। यह एक बहुत दिनों से, एक तरह से कहिए तो एक पॉलिसी के रूप में भी इसकी ज़रूरत थी। जैसा कि इतिहास सब लोग जानते हैं कि इसकी लास्ट जो जातीय जनगणना 1931 में जो डेटा है जो हमारे पास अभी है सेंसस, उसका 1931 का है, जो आज़ादी के पहले का है। उसके बाद कभी जातीय जनगणना नहीं हुई, एक आर्थिक सर्वे के रूप में रहा। लेकिन एक विषय ये है कि केवल इस जाति जनगणना को लोग केवल राजनीति के रूप में वो किया, राजनीति के ही तहत इसको बात करने की कोशिश की, जबकि इसका महत्व जो है जातीय जनगणना को हमें इससे आगे जाके देखना चाहिए कि यह किस तरह से सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, ये सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में हैं, जी रहे हैं, जहां पर कि जब सब कुछ जो है कि एक आरटीआई एक्ट है और सबको सब कुछ जानने का अधिकार है, उस स्थिति में समाज के, इस देश के लोगों को अपने बारे में जानने से वंचित रखा गया। यह एक सरकार का बहुत बड़ा कदम है, इसको यह स्वागत योग्य है, जिससे एक समाज को नया बल, और सरकार की पॉलिसियाँ इसके आधार पर बनती है। इसमें और अधिक कैसे पॉलिसियाँ बने, किस तरह से बने, राजनीति से परे, केवल राजनीति नहीं, राजनीति से परे किस तरह से यह देश के विकास में जो ये अमृत काल चल रहा है, यह एक बहुत बड़ा कदम है। डॉक्टर गौतम, मैं इस पे ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अब शायद हमको रीशेप करना पड़ेगा पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को, ख़ास तौर से रिजर्वेशंस और वेलफेयर स्कीम्स को। बट उससे पहले ये जो इसके अगेंस्ट में जो लोग होते हैं वो बार बार एक बात का हवाला देते हैं कि कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन हो जाएगा अगर आपने ट्रांसपेरेंटली इसको हैंडल नहीं किया। तो क्या इसमें ये बहस, क्योंकि एक लंबी चर्चा का विषय रही है और इसीलिए सरकारों ने भी इसको बहुत ज़्यादा छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब ये पॉलिटिकल सतह पर है, अब ये हमारे सामने संभवतः मूर्त रूप में आएगा। तो एक तो ये ज़रा इस पर बताइए सर कि कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन तो नहीं हो जाएगा, इसकी सेंसिटिविटी का क्या होगा? देखिए, कास्ट को जो जिस तरह से देखा जाता है कि कास्ट, देखिए, समाज का अभिन्न अंग है, इसको हमें मानना पड़ेगा, इसको नकारने से नहीं। लेकिन
इसका एक तबका आप सही कह रहे हैं, हर वर्ग में रहा है, वो बौद्धिक जगत से लेके हर जगह रहा है, जो कि कास्ट को एक राजनीति के टूल के देखा और लोगों ने उस राजनीति को, जातिगत राजनीति को गलत ढंग से देखा। लेकिन ऐसे देखने की जरूरत नहीं। जिस तरह से ये पॉलिसी मेकिंग में एक गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा साबित होता है, एक अच्छा कदम की जिस तरह किसके लिए पॉलिसी बननी है कम से कम उनको जानना चाहिए, उसी तरह से राजनीति में इसको देखें कि जातिगत राजनीति को लोग जो जिस ढंग से कोट एंड कोट जिस तरह से लेते हैं, देखिए ने किस तरह से सशक्तिकरण किया है। जो समाज के अन्य वर्ग जो राजनीति के उससे जो मुख्य धारा से वंचित थे, वो लोग किस तरह से उनको सशक्त करने का काम किया है। वो लोग राजनीति में आए, अपने को एकत्रित किए। तो राजनीति, जातिगत जाति को राजनीति में जो जिन लोगों ने गलत ढंग से देखा है, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं किसी जातीय राजनीति ने किस तरह से जो जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था, वो इसी जातीय राजनीति के तहत जो है किस तरह से अपने अधिकार को, अपने को सशक्त करने की पूरी इससे प्रेरणा ली है और सशक्त भी हुए हैं। और हमारी डेमोक्रेसी भी इससे मजबूत, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जिसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें। डॉक्टर गौतम, अब जब जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो एक चीज़ आएगा, जब भी डेटा आएगा, डेटा के बाद भाई डेटा के आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल नैरेटिव भी गढ़े जाते हैं, वो बड़े क्रिटिकल होंगे। एक तो उन पॉलिटिकल नैरेटिव्स में अब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ निकल कर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, सरकार को, जैसे मैंने कहा कि आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को बदलना पड़ेगा, ख़ास तौर से रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। अब परंपरागत रूप से बीजेपी की छवि इस तरह से रही है कि साहब आप आरक्षण को बहुत ज़्यादा तूल मत दीजिए, और विपक्षी दल जो हैं वो बार बार इस बात की शंका जाहिर करते रहे बीजेपी पर कि आप तो आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। अब अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है और डेटा सामने आता है तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स किस तरह के गढ़े जाएंगे? तो क्या और प्रगाढ़ करना पड़ेगा रिजर्वेशन सिस्टम, वेलफेयर स्कीम्स को और ज़्यादा प्रगाढ़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके सामने क्लियर कट डेटा होंगे। तो बीजेपी के सामने ये संकट, धर्म संकट नहीं आएगा कि हम रिजर्वेशन सिस्टम को और मजबूत करें, या धीरे धीरे उससे दूर जाने की जो एक प्रवृत्ति रही है सोच में बीजेपी की, उस पर आगे बढ़ें? देखिए, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन जैसे देखिए एक जो है, आप उसको अगर आप डेटा पे जाएं तो बहुत बड़ा संख्या नहीं है जो कि सरकारी जो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और तरह तरह के जो रोजगार दे रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, और सेक्टर बहुत बड़े हैं सरकारी नौकरी के अलावा। तो केवल रिजर्वेशन को ही इसके ढंग से देखने की ज़रूरत नहीं है कि रिजर्वेशन पे किस तरह से होगा। जैसा कि अब जो है ना, जैसे पहले राजनीति थी ना, प्रतिनिधित्व की राजनीति थी, अब प्रतिनिधित्व की राजनीति जो है ना, जो कि अब आगे और बढ़ती जा रही है। हर समाज का लोग जागरूक हो गया है, शिक्षा का आधार बढ़ा है, तो जागरूक होना, अपना प्रतिनिधित्व देख रहा है, प्रतिनिधित्व वो हर क्षेत्र में देख रहा है। और सरकार इस जब तक डेटा आएगा, जब सब पूरी समाज की जानकारी मिलेगी ना, तो उसी के अनुसार से कार्य करेगी, ताकि ये जो रिजर्वेशन पे जो जिस तरह की राजनीति होती रही है इतनों दिनों से, इस जब डेटा आएगा हमारे सामने तो उसके हिसाब से सरकार जो है ना एक सही पॉलिसी बना पाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से लोगों को सशक्त किया जाए, जिस तरह से स्किल इंडिया और अन्य तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि क्योंकि सबको पता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, सबको केवल सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता, तो अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए किस तरह की योजनाएं, तो इसको बहुत ज्यादा ढंग से इसको रिजर्वेशन के माध्यम से, या रिजर्वेशन बढ़ेगा कैसे होगा, उससे अलग हट करके हमें अन्य सशक्तिकरण के माध्यम, सामाजिक न्याय और गवर्नेंस पे जाना चाहिए। राइट सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, संक्षेप में अगर आप इसका उत्तर दे पाएं, अब आगे क्या होगा सर? ये इसको कैसे इस आइडिया को आगे लेकर जाया जाएगा? और फिर ये भी होगा कि एक तो जनगणना होती है, फिर जनगणना का ऐलान, हमने देखा है कि जनगणना का ऐलान वाले मसले पर भी कई बार पेच फंस सकता है कि जनगणना तो हो गई साहब, ऐलान नहीं करेंगे। तो आगे इसका स्वरूप क्या होगा सर? डेटा सामने आएगा या सरकार अपने पास पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए ही रखेगी, या सार्वजनिक करने का भी प्रेशर होगा?
नहीं, देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस तरफ समझ रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सरकार सबको सशक्त करने के कह रही है, तो वो खुद चाहेगी कि इस पे राजनीति बंद हो, देश आगे बढ़े। जो जिस तरह के सवाल समाज में उठ रहे हैं, उस समाज को एक जगह कहीं ना कहीं जाके विराम देना चाहिए, और अगर ये देश समाज की मांग है तो सरकार इस पे आगे बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट भी करेगी, और ये जो है ना समाज एक्सेप्ट भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवीदयाल गौतम, आपने वक्त निकाला, एनालिसिस दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। थैंक यू सो मच।